Hello my dear students, welcome to your social science class. Today we are going to discuss about our chapter number 1 from civics, what is democracy and why democracy. So let's start. Students, we all know that democracy is the most widespread form of government in the world today, and regularly it is expanding to more countries. India is also a democratic country. This chapter helps us to understand the meaning of democracy, features of democracy, merits and demerits of democracy, difference between democratic and non-democratic country. So let's discuss all these points one by one. What is democracy? Democracy is a form of government in which the rulers are elected by the people. According to Abraham Lincoln, democracy is government of the people, by the people and for the people. क्या मतलब हुआ? डेमोक्रेसी का हिंदी में अर्थ है लोकतंत्र. लोक मीन्स जनता, वी द कॉमन पीपल. तंत्र मीन्स रूल और एडमिनिस्ट्रेशन. चलिए इसको थोड़ा और डीप में समझते हैं. द वर्ड डेमोक्रेसी इज डिराइव्ड फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड्स. डेमोज मीन्स द पीपल एंड क्रातोश मीन्स रूल. इट मीन्स रूल बाय द पीपल. जैसा कि अभी अब्राहम लिंकन की डेफिनेशन भी मैंने आपको बताई कि अकॉर्डिंग टू हिम डेमोक्रेसी लोगों की, लोगों के लिए और लोगों के द्वारा सरकार है. सो इन अ डेमोक्रेसी वी ऑब्जर्व दैट ओनली लीडर्स इलेक्टेड बाय पीपल रूल द कंट्री एंड टेक ऑल मेजर डिसीजंस. पूरी कंट्री को रूल करने के डिसीजंस लेने की अथॉरिटी किसके पास है? सिर्फ इलेक्टेड लीडर्स के पास. People have the freedom to express views, freedom to organize and freedom to protest even against their own elected government if they feel that government is not working according to their expectations. The third one is elections offer a choice and fair opportunity to the people to change the current rulers. और अगर common people को ये लगता है कि गवर्नमेंट उनके अकॉर्डिंगली काम नहीं कर रही है तो इलेक्शंस उन्हें ये अपॉर्चुनिटी ऑफर करते हैं कि वो उस गवर्नमेंट को चेंज भी कर सकते हैं. दिस चॉइस एंड अपॉर्चुनिटी इज अवेलेबल टू ऑल द पीपल ऑन एन इक्वल बेसिस. इट मीन्स equal right to vote is provided to each and every Indian citizen without any discrimination. The exercise of this choice leads to the formation of a government limited by basic rules of the constitution and citizens rights. ये सारी चॉइस एक ऐसी गवर्नमेंट की फॉर्मेशन करती हैं जो कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिट्स में रहकर या कॉन्स्टिट्यूशन के स्फीयर में रहकर ही काम करती है और सिटीजन्स के राइट्स को भी ध्यान में रखती है. डिस्कस अबाउट सम इम्पॉर्टेंट फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी. द फर्स्ट वन इज मेजर डिसीजंस बाय इलेक्टेड लीडर्स. इन अ डेमोक्रेसी द फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर इज रेस्ट विद दोज हु इलेक्टेड बाय द पीपल. डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में डिसीजन लेने की अथॉरिटी इलेक्टेड मेंबर्स के पास ही होती है जिन्हें कॉमन पीपल इलेक्ट करके अथॉरिटी प्रोवाइड करते हैं. द नेक्स्ट वन इज फ्री एंड फेयर इलेक्टोरल कॉम्पिटिशन. अ डेमोक्रेसी मस्ट बी बेस्ड ऑन अ फ्री एंड फेयर इलेक्शन वेयर दोज करंटली इन पावर हैव अ फेयर चांस ऑफ लूजिंग. मतलब डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में फ्री और फेयर इलेक्शंस कंडक्ट कराए जाते हैं आफ्टर अ फिक्स टेन्योर, जैसे इंडिया में आफ्टर एवरी 5 ईयर. अब यहाँ जो गवर्नमेंट करंटली पावर में है नेक्स्ट इलेक्शंस में ये चांस होता है कि वो हार भी सकती है. द थर्ड वन इज वन पर्सन वन वोट एंड वन वैल्यू. इन अ डेमोक्रेसी ईच अडल्ट सिटीजन मस्ट हैव वन वोट एंड ईच वोट मस्ट हैव वन वैल्यू. द नेक्स्ट इज रूल ऑफ लॉ एंड रिस्पेक्ट फॉर राइट्स. A democratic government rules within limits set by constitutional law and citizens' right. डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में एक बार इलेक्ट होने का मतलब ये नहीं है कि वो जो चाहें वो करने की अथॉरिटी उनको मिल जाती है. इलेक्टेड गवर्नमेंट जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ ने जो लिमिट्स सेट की हैं उस लिमिट के अंदर रहते हुए ही डिसीजन मेकिंग या पॉलिसीज़ मेकिंग का काम करती हैं. The next is the opposition parties are allowed to function freely before and after the elections. The last one is
The democratic governments are based on fundamental principles of political equality. I hope till now the concepts are very clear to you. So let's discuss about some countries who pretend to be democratic. Let's see whether they are democratic or not in reality. And these are Pakistan, China, Mexico and Zimbabwe. As we all know that in a democracy, the final decision-making power must rest with those elected by the people. Earlier already we have discussed about this. If in a country there is a formally elected parliament and government, but the real decision-making power lies with those who are not elected, then it is not a democracy. This is observed in dictatorship or in army rule. Pakistan also witnessed such a situation in 2002. So let's discuss about this. In Pakistan, General Pervez Musharraf led a military action in October 1999. He overthrew a democratically elected government and declared himself the chief executive of the country. जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने 1999 में आर्मी की हेल्प से, क्योंकि वो उस टाइम आर्मी के चीफ जनरल थे, इलेक्टेड गवर्नमेंट को ओवरथ्रू किया और अपने आप को चीफ एग्जीक्यूटिव डिक्लेयर कर लिया. लेटर ही चेंज्ड हिज डेजिग्नेशन टू प्रेसिडेंट and in 2002 held a referendum in the country that granted him a 5-year extension. थोड़े ही दिनों के बाद उन्होंने अपने आप को प्रेसिडेंट डिक्लेयर कर लिया और 2002 में एक रेफरेंडम हेल्ड अप किया. रेफरेंडम मीन्स डायरेक्ट वोटिंग, जहाँ पर ओपन और डायरेक्टली वोटिंग की जाती है इन द कंट्री, और इस रेफरेंडम की हेल्प से उन्होंने अपने आप को ही नेक्स्ट 5 ईयर का एक्सटेंशन प्रोवाइड करवा लिया. दिस रेफरेंडम वॉज बेस्ड ऑन fraud. In August 2002, a legal framework order that amended the Constitution of Pakistan was issued by him. On its basis, the president could dismiss the national or provincial assemblies. अगस्त 2002 में उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन में ही अमेंडमेंट कर दिया और उस अमेंडमेंट से प्रेसिडेंट को ये अथॉरिटी मिल गई कि अब वो जब चाहे नेशनल या प्रोविंशियल असेंबलीज मतलब गवर्नमेंट को डिसमिस कर सकते हैं. इलेक्शंस वर हेल्ड आफ्टर पासिंग दिस लॉ, बट द फाइनल डिसीजन रेस्टेड विद द मिलिट्री ऑफिसर्स एंड जनरल मुशर्रफ हिमसेल्फ. इस लॉ के पास होने के बाद भी पाकिस्तान में रेगुलर इलेक्शंस तो कंडक्ट कराए गए, लेकिन डिसीजन मेकिंग की जो फाइनल अथॉरिटी थी वो अभी भी मिलिट्री ऑफिसर्स और जनरल परवेज़ मुशर्रफ के पास में ही थी. सो ऑल दीज थिंग्स प्रूव दैट पाकिस्तान इज़ नॉट अ डेमोक्रेटिक कंट्री. वी नो that in democracy the elections must offer a real choice between political alternatives, and it should be possible for people to use this choice to remove the existing rulers. But in China, the elections do not offer the people any serious choice. They have to choose the ruling party and the candidates approved by it. In China, elections are regularly held after every 5 years for electing the country's parliament, called National People's Congress. The National People's Congress has the power to appoint the president of the country. It has about 3,000 members elected from all over China, और इसके कुछ मेंबर जो हैं वो आर्मी भी इलेक्ट करके भेजती है. बिफोर कंटेस्टिंग इलेक्शंस अ कैंडिडेट नीड्स अप्रूवल फ्रॉम द चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी. अगर किसी कैंडिडेट को इलेक्शन कंटेस्ट करना होता है तो उसे उससे पहले, नॉमिनेशन से पहले, चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी से अप्रूवल लेना ज़रूरी होता है. अगर कम्युनिस्ट पार्टी उसको अप्रूवल देती है तो ही वो कैंडिडेट इलेक्शंस को कंटेस्ट कर सकता है, अदरवाइज नहीं. ओनली दोज who are members of the Chinese Communist Party or 8 smaller parties allied to it are allowed to contest elections. और कम्युनिस्ट पार्टी सिर्फ किन लोगों को या किन कैंडिडेट्स को ही इलेक्शन कंटेस्ट करने के अथॉरिटी या अप्रूवल देती है, जो या तो उसके मेंबर हैं कम्युनिस्ट पार्टी के, या जो छोटी स्मॉल 8 पार्टीज़ उससे जुड़ी हुई हैं, उन्हीं के मेंबर्स को वो इलेक्शन कंटेस्ट करने के लिए अलाउ या अप्रूवल देते हैं. The government is always formed by the Chinese Communist Party, और गवर्नमेंट
इसी वजह से हमेशा जो चाइना में गवर्नमेंट फ्रेम होती है वो चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी की ही फ्रेम होती है. इन दिस वे it is proved that China is also not a democratic country. Another country, that is Zimbabwe. Zimbabwe attained the independence from white minority rule in 1980. Since then, the country has been ruled by ZANU-PF, the party that led the freedom struggle. Now, what is the full form of ZANU-PF? It is the name of the political party. Zimbabwe African National Union Patriotic Front. Its leader Robert Mugabe has been ruling the country since independence. President Mugabe is popular but also uses unfair practices in elections. Opposition's party workers are harassed and their meetings disrupted. Laws limit the rights to criticize the government. Even television and radio are controlled by the government. Over the years, Mugabe's government has changed the constitution several times to increase the powers of the president and make him less accountable. The government has ignored some court judgments also that went against it. So, in spite of winning elections, the government of Zimbabwe is not democratic in true sense. First, let's discuss about the merits of the democracy. A democratic government is a better government because it is more answerable, accountable and responsible form of government. Next, it improves the quality of decision making. Third, it improves a method to deal with differences and conflicts. Another one is, in it, no one is a permanent loser or permanent winner. Next, it enhances the dignity of citizens to provide equality to them. It allows us to correct our mistakes, which makes democracy a better government than the others. Now, let's discuss about some demerits. Leaders keep changing in a democracy. This leads to instability. रेगुलरली जब आफ्टर अ फिक्स टेन्योर इलेक्शंस कंडक्ट किए जाते हैं तो पार्टीज़ या जो लीडर्स हैं वो चेंज होते रहते हैं, जिससे इंस्टेबिलिटी आती है पॉलिटिकल स्फेयर में. Democracy is all about political competition and power play. There is no scope for morality. Each and every leader try to form the government and try to grab the political power by contesting elections. इसलिए democratic politics में morality के लिए कोई जगह नहीं है. Many people have to be consulted in a democracy and it leads to delays in decision making. The next one is, elected leaders do not know the best interest of the people. It leads to bad decisions. Another one is, democracy leads to corruption, for it is based on electoral competition. We all know how the corruption is involved in electoral competition. The last one is, ordinary people don't know what is good for them. They are easily influenced by the different political parties or by the different political leaders. I hope all the concepts are very clear to you with the help of this video. Read the chapter thoroughly. Do your question answers in your fair notebook. Stay safe. See you soon with a new chapter. Thank you.